जिसमें हम लोग इस दोनों को मिलाएंगे, उस जार में आपको क्या करना है, माचिस मार देना है, पट से माचिस मारना है और वो आवाज पॉप साउंड जैसा आएगा। कैसा आएगा भाई, पॉप साउंड जैसा। हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। कैसे हैं आप लोग? मेरा फर्ज है पूछना कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे ही होंगे, राइट। तो आज का टॉपिक जो है हमारा एक्चुअली 2008 से 2025 तक ना बहुत सारे सम्स हैं। 2011 तक ही, मतलब 2010 के तक का जो सम्स है 10 सम्स था इस चैप्टर से। तो मैं 2-3 साल का एक बार में करवाऊंगा, ठीक है, एक साथ नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। तो भाई हमारा शुरू हो रहा है PYQs फ्रॉम 2008 टू 2025, मतलब 2008 से लेके 2025 तक, राइट। क्योंकि 2026 का भी एग्जाम नहीं हुआ है, होने वाला है 2 फरवरी से, तो अभी नहीं हुआ है, इसलिए मैं 2025 तक करवा रहा हूं। अब आगे क्या करूंगा, 2026 का भी अपलोड कर दूंगा, राइट। तो भाई उसका पेपर भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ओके ना। तो अब हम लोगों का जो कहानी है 2008 से ये 2 सम्स, उसके बाद भी और भी सम्स है। बहुत सारे ऐसे भी सम्स हमने देखा कि वो जो सम्स है वो हमारे अभी के टॉपिक से मैच नहीं करता, मतलब वो सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक कंसेप्ट के तौर पे वो बता दूंगा, है ना, क्योंकि 11-12 में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप अगर समझ लेते हो कंसेप्ट एज अ कंसेप्ट, उसको पूरा टॉपिक नहीं बनाना है, उसको बस एज अ कंसेप्ट समझना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करें, सवाल स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, सम्स बहुत ही सिंपल है। क्या है भाई, बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, कितना कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करे कि 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ रिएक्ट विथ टू गिव, हाँ ठीक है, कितना आई मीन कितना कैल्शियम कार्बोनेट, कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ताकि हमको 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल में, इस टाइप के सम्स को हैंडल करने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे CaCO3 प्लस रिएक्ट कर रहा है HCl से, बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। चलता है, चलता है, तो ये हमको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा भाई। देखो 2 3 बैलेंस है, 1 बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ये अनबैलेंस्ड है, 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, है ना। कितना सुंदर लग रहा है ना, ग्रीन कलर, है ना, ग्रीन ग्रीन, सब कुछ ग्रीन हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, ग्रीन और व्हाइट अच्छा लगता है ना। तो ये बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। अब हम लोगों को सवाल में, हम लोग जब भी ऐसे सवाल करते हैं तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया मतलब ये शर्तें दी हुई है ना, दिया हुआ है कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है 40 है, इसका 12 है, इसका 16 है। तो देखो हम लोगों को बात ध्यान देना, कैसे करते हैं, ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक बोले तो स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं। केमिकल इक्वेशन में जिस कंपाउंड का बात बोला जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या क्या बोला मैंने, कि जिस कंपाउंड का बात किया जाएगा
उसी का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, बाकी किसी को भी हाथ नहीं लगाना है, वो एसिड हमारा हाथ जला देगा। तो भाई हमारा बात हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट और बात हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये, ठीक है, ओके। तो हमारा बात हुआ है ये, यानी कि ये होता है 40 प्लस ये 12 प्लस ये 48, तो ये हो जाएगा 52 और 48 100 ग्राम, ये हो जाएगा 100 ग्राम। और बात हुआ है इन सबकी किसी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इसकी, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 हो जाएगा 44 ग्राम, 44 ग्राम हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला था कि कितना ग्राम CaCO3 से 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एक बात देखो, जब हम लोग 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 की बात करते हैं तो वो मिलता है हम लोगों को 100 ग्राम CaCO3 से। ध्यान से सुनना, 44 ग्राम ऑफ CO2 we obtained from 100 gram of calcium carbonate. Then from how much gram of CaCO3 we will obtain 66 gram of carbon dioxide? So we will do only unitary method. By unitary method we will solve it easily. So we have to write since और एक बात, जिसको यूनिटरी मेथड में निकालना होता है उसको लास्ट में लिखते हैं, तो इसको लास्ट में लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड obtained from 100 ग्राम ऑफ CaCO3, है ना। Therefore अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं, किसकी, कितनी भाई, 1 ग्राम CO2 की बात करूं तो वो कितना से होगा, 100 बाई 44 ग्राम ऑफ CaCO3। तो मुझे पता करना है कि 66 ग्राम CO2 कितने ग्राम CaCO3 से मिलेगा, कितने ग्राम CaCO3 से मिलेगा। तो आंसर होगा 66 ग्राम of CO2 will be obtained from 100 into 66 by 44। तो इसको कैंसिल करते हैं, 6 4 25, ये हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा भाई, 150 ग्राम। मतलब ध्यान दो, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लाने के लिए हम लोगों को कितना चाहिए, 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। इजी था, इतना सा मार्क्स, इतना सा करोगे तो 2 मिलेगा, इतना करोगे तो कितना मिलता था उस वक्त 2008 में, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स ज्यादा से ज्यादा, और इससे ज्यादा तो मार्क्स होता नहीं है, ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का सवाल है ये, ठीक है। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द, ये भी पूरा 2 मार्क्स का सवाल है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी पे हम लोगों को 7 ग्राम का वॉल्यूम निकालने बोला है। एसटीपी पर किसी भी गैस का, किसी भी गैस का मास का आइडियल वॉल्यूम क्या होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताओ, 2.4 लीटर, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले मास ऑफ नाइट्रोजन लिख लो, मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास कितना होगा इसका, मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ये हो जाएगा 28 ग्राम, है ना, 28 ग्राम, क्योंकि एक एटम का मास इतना, एक एटम का मोलर मास इतना, तो पूरा N2 का कितना जाएगा 28 ग्राम। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन गैस जो दिया हुआ है, यानी कि इतने मोलर मास, इतना 28 ग्राम नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या है एसटीपी पर, 22.4 लीटर लिखेंगे। सिंस वॉल्यूम निकालना है तो लास्ट में लिखेंगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, है ना, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। देयरफॉर अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं, किसकी भाई, 1 ग्राम की बात करूं, तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 अपॉन 28 लीटर ऑफ वॉल्यूम। मुझे किसमें निकालना है, 7 ग्राम। तो 7 ग्राम का क्या हो जाएगा भाई, 7 ग्राम का हो जाएगा 22.4 अपॉन 28 इंटू 7। इससे ये कट गया 4 टाइम्स में, 4 से डिवाइड कर दो, 22.4 तो 5 टाइम्स में 22, 4 ये पॉइंट यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 5.6 लीटर। यानी कि ध्यान से देखना भाई, ध्यान से समझना मेरी बात, 28 ग्राम मास जो होता है ना। अब भाई मास और वॉल्यूम क्या है, मास होगा तभी तो वॉल्यूम होगा, है ना। हम अगर मेरा बॉडी का भी तो वॉल्यूम है ना, मेरा बॉडी का भी वॉल्यूम है, क्यों, क्योंकि इसमें मास है ना, मास ही होता है जो इसमें वॉल्यूम में रखा रहता है। तो जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे, चैप्टर 4 में आपका होगा एक चाय वगैरह वाला टी का सम्स होगा, तो आप लोग देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो भाई देखो, इतना मास इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इतना मास इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो इतना मास कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 5.6 लीटर, 5.6 लीटर। समझ आया, चलो इसको फटाक से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये दोनों ही क्वेश्चन और साथ ही साथ, हाँ ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट के तौर पे मैं जस्ट रिमाइंड करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। सवाल क्या है, वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, वाटर को चूना में डाला गया है, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड सेपरेटली, एक बार पानी को, है ना, एक बार पानी को क्या किया गया, क्विक लाइम में डाला गया, है ना, CaO में, और एक बार NH4Cl में, अमोनियम क्लोराइड में डाला गया, ठीक है। राइट द रीजंस विच टाइप ऑफ चांस अकर्स इन ईच केस। तो क्या क्या चांस हो सकता है भाई, पहला वाला केस में अगर बात करें, केस 1 में, तो जब वो क्विक लाइन में ऐड होगा वाटर, तो क्विक लाइन CaO प्लस वाटर, है ना, तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि ये एक केमिकल चेंज है। क्या हुआ भाई, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है भाई, केमिकल चेंज का मतलब होता है कि वो चेंज जिसमें 2 रिएक्टेंट मिले और एक नया प्रोडक्ट बने, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होता है, चूना में जैसे ही पानी डालते हैं हीट रिलीज होना शुरू होता है, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है भाई। और कुछ मेंशन इन विच केस हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व। अच्छा ये तो पहले मेंशन इन विच केस हीट इज एब्जॉर्ब्ड और एंड इवॉल्व, ये भी बता दिया मैंने, एक्सोथर्मिक होगा, वाह पहले बता दिया मैंने, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। प्लस हीट यहाँ पे लिख लो, तब हीट बनेगा इसमें, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला केस में अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करें, तो जब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जब इसमें वाटर मिलाया, वाटर में इसको डालेंगे, वाटर इज एडेड, तो वाटर इसमें डाला जाएगा, तब ये बनेगा NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस, आयन बन जाएगा, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो तब ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। क्या हो जाएगा भाई, फिजिकल चेंज, ओके। और दूसरा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो इसमें देखो मैं एक्सप्लेन वो दिखा तो नहीं सकता, ठीक है, लैब में जाके अभी दिखा नहीं सकता मैं, लेकिन जब मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं एक्चुअली इसमें क्या होगा। यार बोल रखा हूं फोन ना करने, फिर भी फोन करते हैं। तो क्या बोला था मैंने, फिजिकल चेंज, हाँ ठीक है। तो मैंने देखा कि उसका जो हीट है वो मतलब एब्जॉर्ब हो रहा था, उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा था, ठीक है। थर्मोमीटर मैंने डाल के देखा, तो जैसे ही मैंने अमोनियम क्लोराइड में वाटर मिलाया, उसका टेम्परेचर डाउन होने लगा, यानी कि भाई ये एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब मतलब इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्यों? फिजिकल चेंज इसलिए क्योंकि इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। फिजिकल चेंज का मतलब होता है वो चेंज जिसमें नया प्रोडक्ट बनता हो। केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज बोल रहा हूं ना। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि जिसमें नया प्रोडक्ट नहीं बनता। केमिकल चेंज का मतलब होता है कि जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आता नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। व्हेन 45 ग्राम ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर लिया गया, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में 45 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया गया एट 30 डिग्री सेल्सियस। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रोड्यूस। वाह, सैचुरेट तो सोल्यूशन हो ही गया है। तो ये जो KNO3 है ये हमारा क्या है भाई? सॉल्यूट है। क्या है भाई? सॉल्यूट। तो देखो सॉल्यूट है, इसको हम लोग वाटर में मिला रहे हैं, सॉल्वेंट में, तो एक सॉल्यूशन बनाएगा। तो किस टाइप का सॉल्यूशन बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोल रहा है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3। अच्छा, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी क्या होता है मालूम है? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज द मास ऑफ, लिख देता हूं मैं, solubility is the mass of solute in grams. Okay, in grams, solubility is the mass of solute dissolves in 100 grams, डायग्राम के बाद लिख रहा हूं, 100 ग्राम ऑफ water at a temperature to form a saturated solution। ध्यान से देखना, इस लाइन को ध्यान से देखो। solubility is the mass of solute। solubility क्या है? solute का मास है जो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व होता है। किस लिए? उसको सैचुरेट करने के लिए। और सैचुरेट क्या होता है मालूम है ना? सैचुरेट का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूट को जब हम लोग सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर जब और कैपेबिलिटी नहीं हो कि और वो सॉल्यूट को घुला सके तो वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। बात को ध्यान से समझना। मान लो 100 ग्राम मैंने पानी लिया, उसमें 25 ग्राम चीनी मिलाया, ठीक है, मिलाया, वो घुल गया। फिर मैंने और 5 ग्राम मिलाया, घुल गया, और 10 ग्राम मिलाया, घुल गया। फिर मैंने 50 ग्राम मिलाया, मतलब 35 ग्राम मिलाया, फिर मैंने और 20 ग्राम ऐड कर दिया, पूरा घुल गया। घुलने के बाद और जब मैंने 5 ग्राम मिलाया, 55वां ग्राम जैसे पहुंचा तो वो और डिसॉल्व नहीं हो रहा है पानी में। यानी कि उस पानी में चीनी कितना ग्राम घुल सकता है? 50 ग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि 85 ग्राम क्यों घुल रहा है? तो ये सॉल्युबिलिटी होता है, उसका सॉल्युबिलिटी है इस ना पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना। सॉल्युबिलिटी कितना है, किस पर होता है? पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ये सॉल्यूशन अब इसलिए चीनी नहीं घुल रहा है क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है, उसका पेट भर चुका है। भाई हमारा जब पेट भर जाता है तो देखो, मान लो कि मेरा कैपेबिलिटी है 4 रोटी खाने का, तो मैं 4 रोटी खाता हूं, मैंने खाया। अब 4 रोटी खाने के बाद जबरदस्ती किया गया तो 1.5 और आधा रोटी मैंने खा लिया, आधा रोटी और खा लिया। अब मेरा कैपेबिलिटी नहीं है, मैं सैचुरेट हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं भाई? सैचुरेट। यानी कि अब मेरे अंदर और रोटी लेने की क्षमता नहीं है, पावर नहीं है। तो इसी चीज को, इसी कंडीशन को सैचुरेशन कहते हैं। और सैचुरेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। तो देखो यहां पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यानी कि 100 ग्राम वाटर में जैसे ही 45 ग्राम KNO3 डिसॉल्व होता है 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो वह सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। यानी कि अब पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या है KNO3 का, तो सिंपल सा बात है, सॉल्युबिलिटी उसका 45 ग्राम पर 100 ग्राम होगा ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी
solubility of KNO3 at 30 degree Celsius is equal to 45 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। यानी कि 100 ग्राम में जैसे ही हम लोग 45 ग्राम KNO3 मिलाएंगे और टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसका सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट। यही पूछा था, बस यही पूछा था। ठीक है, चलो अब हम लोग 2009 में आ जाते हैं। 2008 में यही 4 सवाल पूछा गया था। 2009 क्या है? 2009 में भाई देखो, चालू है ना, चालू है। तो बोल रहे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड when 23 gram of sodium reacts with water at ordinary temperature। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बोल रहा है कि 23 ग्राम सोडियम जब वाटर के साथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा, सोडियम लिया और वाटर लिया, दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो पूछ रहा है कि कितना बनेगा, पूछ रहा है कितना बनेगा। 23 ग्राम सोडियम से कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, कितना ग्राम। तो देखो भाई सिंपल सा बात है, हम लोगों को पहले रिएक्शन लिखवाना होगा, रिएक्शन दिखाना होगा, सोल्यूशन, है ना। तो सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH। तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। अब क्या हो जाएगा? तो ये 2 मोल बनेगा इसका। तो देखो अब बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन गैस जब सोडियम और वाटर मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। क्या होगा? इवॉल्व, निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है? अगर आपको इसको पहचानना है तो जो जिस जार में, जिसमें हम लोग इस दोनों को मिलाएंगे, उस जार में आपको क्या करना है? माचिस मार देना है, पट से माचिस मारना, पट करके आवाज आएगा और वो आवाज पॉप साउंड जैसा आएगा। कैसा आएगा भाई? पॉप साउंड जैसा, ठीक है। तो आप उससे पहचान जाओगे कि ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो ये देखो बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 कर दो, तो इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब 2 सोडियम हो गया तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। अब हम लोगों को सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात करना है। तो ये हो गया ना हमारा 23, है ना, इंटू 2, तो ये हो गया 46, और ये हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन, ये मैंने लिखवाया नहीं ना, तो 16 प्लस ये हो जाएगा 1, तो भाई 23 और 1 24 और 16 40, 40 इंटू 2 80 ग्राम, ठीक है। तो मैंने पूरा ही निकाल लिया, मोल की बात नहीं होगी फिर यहाँ पे। तो हम लोगों को कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा? देखो भाई 46 ग्राम सोडियम से इतना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। लिखेंगे क्या? 46 ग्राम ऑफ सोडियम प्रोवाइड्स, अच्छा निकालना है ये ना, हाँ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ 46 ग्राम ऑफ सोडियम प्रोवाइड्स 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 ग्राम में से कितना मिलेगा? 1 ग्राम से मिलेगा 80/46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोगों को कितने ग्राम में निकालने बोला था? 23। तो देयरफॉर 23 में कितना हो जाएगा भाई? 23 में हो जाएगा 80 इंटू 23/46, तो ये इससे कट गया 2 टाइम्स में और ये इससे 40 टाइम्स में कट गया, मतलब 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों को मिलेगा। यूनिटरी मेथड बहुत ही इजी सवाल है, बट अभी क्या हो रहा है, अभी मैं 2-3 साल से लगभग देख रहा हूं सवाल बहुत ही अलग तरीके से पूछ रहा है ना, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला वर्ड यूज किया जा रहा है और उटपटांग तरीके से, बट आप लोग इतना कर लिए रहे हो तो एनफ है।
चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट जब बनाऊंगा तो उसमें फिर से मैं ये क्लियर कर दूंगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2009 में आया था। तो बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 2.24 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। एसटीपी पर 2.24 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मास कितना है। अगर मास है तो वॉल्यूम निकाला हमने पिछले सवाल में, अब वॉल्यूम दिया हुआ है तो मास निकाल सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा कितना, उसका मोलर मास कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 16 चौके 64, सॉरी मैं ऐसा 4 लिख दिया है, क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा 2 होगा, 16 दूनी 32 64, अरे बाप रे बाप, अरे बाबा बाबा, मेरा ध्यान किधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम बोले क्यों नहीं। अच्छा देखो ठीक है, हो जाता है। देखो एसटीपी की बात कर रही है भाई, तो 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। एसटीपी पर बोला गया है, पिछले थ्योरी वाला पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, एसटीपी एनटीपी जो भी बोलेगा तो वो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं वो अलग बात होती है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि 64 ग्राम हम लोगों को निकालना है, मास निकालना है, तो मास को बाहर लास्ट में लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सिंस since 22.4 liter of volume occupies 64 gram of SO2, है ना। 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, कितना ग्राम मास भाई, 64। तो 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 64 बाई 22.4 ग्राम ऑफ मास। तो कितना में निकालने बोला है भाई, 2.24 लीटर, देयरफॉर 2.24 लीटर में कितना होगा, 60 इंटू 2.24 बाई 22.4। अब आपको क्या करना है भाई, इसको कैलकुलेट करना है ग्राम और आंसर को कमेंट में करके भेजना है। आंसर क्या हो जाएगा भाई, कमेंट में बताया जाएगा, है ना। जिसका कमेंट पहले आएगा उसका नाम लिया जाएगा, अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि होमवर्क दिख रहा है, कमेंट करके बताना है उसका आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी। ये तो फटाफट करके दिखाना है आप लोगों को, राइट। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोल रहा है CO2 is produced by the action of excess of dilute HCl acid on 10 gram of CaCO3। अच्छा, बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कब बनता है, जब डाइल्यूट HCl को CaCO3 के साथ मिलाया जाता है। कितना ग्राम CaCO3, 10 ग्राम। कितना ग्राम, 10 ग्राम। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2, नंबर 2 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड। 2 क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी ग्राम, तो कितना ग्राम CO2 बना, है ना, जब वो बन रहा है तो कितना ग्राम बना। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड। तो ये इसका सवाल का जवाब क्या है भाई, देखो सबसे पहले हम लोगों को केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो CaCO3 प्लस HCl, अभी हम लोगों ने देखा था ये 2 हो गया था, ये बना था भाई कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। तो ये हो गया था 100, ये हो गया था 44। तो सिंपल मैं फिर से लगा देता हूं, क्या निकालना, CO2 निकालना, उसका मास। तो 100 ग्राम
CaCO3 देता है 44 ग्राम ऑफ CO2। ये स्टेटमेंट भाई लिखना, बिना लिखे नहीं चलेगा, ठीक है। देयरफॉर 1 ग्राम देगा हमको 44/100 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये। दूसरा, तो हम लोगों को कितना में निकालना है, 10 ग्राम में। देखो 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 44 × 10/100, 4.4 ग्राम CO2 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 4.4 ग्राम CO2 मिलेगा। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत अब आएगा। कहते हैं ना कि क्लास 10 तक कोई दिक्कत नहीं होता, क्लास 12 भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हम होते हैं अपने मम्मी पापा के हाथों में। और जैसे ही बेटा कॉलेज में जाते हैं हम लोग, तो पड़ता है असली मार। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब मम्मी पापा के अंडर हो तब ज्ञान सीख लिया करो। जब किसी चीज को गलत बोला जाता है उनके तरफ से, तो गलत चीज को गलत रहने दो, ठीक है। अपना दिमाग ना लगाओ, वरना अगर वक्त ने अपना दिमाग लगाया तो बहुत भयानक मार पड़ेगा, बहुत भयानक होता है वो सिचुएशन। इसीलिए टाइम से पहले संभलना चाहिए। हाँ, इंसान गलतियां करके ही, लोग जो होते हैं इंसान करके नहीं, गलतियां करके सीखते हैं। मैं भी बहुत सारी बातें गलतियां करके सीखा हूं, बट एक ही गलतियां को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, है ना। जो गलती है वो गलत है, और अगर आपको पता चल रहा है कि इस वजह से रिजल्ट खराब हो रहा है, तो आप उस गलती को दोबारा ना करें, ठीक है, संभल जाएं, राइट। तो ये हमने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल तो नहीं है हमारे पास, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ CO2 निकालना पड़ेगा। CO2 मोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोल का फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना। मास क्या है भाई, मास है, कितना है मास, 4.4 ग्राम। मोलर मास है 44 ग्राम, 44। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मालूम, कितना आएगा, हटा दो, इसको कर देते हैं 440 और यहाँ पे हो जाएगा 44, ठीक है। तो 0.0 बिठा दिया, 1 टाइम्स, हाँ 0.1 मोल, ठीक है, इतना मोल आ गया। अब हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है मालूम, अभी तो बताया यार, अभी बताया मैंने। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये होता है 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा, ये इसके नीचे 10, इस 10 से एक 0 हट जाएगा, तो यहाँ अल्टीमेटली बचेगा 6.022 इंटू 10⁻22। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितना में, इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतने ग्राम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो हम लोग बढ़ते हैं, बस एक सम्स और बच गया है, उसको कर देंगे, हमारा कहानी खत्म। और वो भी सम्स जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, बल्कि वो 2010 वाले क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया था, तो मैं उसको बता देता हूं। एक सवाल है, तो ये है हमारा 2010 का लास्ट सम्स। उसके बाद अगले वाले पार्ट में हम लोग 2011 से शुरू करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं करवाऊंगा अगले पार्ट में, ठीक है। तो ये सवाल का सिलेबस, मतलब ये सिलेबस में, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एक्चुअली मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करना भी बहुत जरूरी होता है। तो देखो भाई कैसे करना है इसको, सिंपल सी बात है। 25 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड जो है
25 ग्राम है मास इसका, है ना। इसका मास कितना है भाई 25 ग्राम, और जो कि ये वाटर में डिसॉल्व है, अभी वाटर में डिसॉल्व है। तो बोले कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन परसेंटेज। तो ये जितना इसका कंसंट्रेशन निकालना है, इसका कंसंट्रेशन। तो देखो ये 1 लीटर है ना। वॉल्यूम इसका क्या है भाई 1 लीटर, वॉल्यूम है इसका 1 लीटर। 1 लीटर बोले तो 1000 ml, और 1000 ml बोले तो 1000 ग्राम हम लोग बोल देते हैं इसको, है ना। और तब जो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सॉरी इसका परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालेंगे, है ना, कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। तो ये क्या हो जाता है भाई मास बाय वॉल्यूम इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम इनटू 100। तो मास है इसका 25, वॉल्यूम है 1000 और ये 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2.5%, यानी कि ये 2.5% प्रेजेंट है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो फटाक से इसको पॉज कर लो और नोट कर लो। अब देखो तो भाई ये था हमारा न्यूमेरिकल्स का पहला पार्ट, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत सारे सवाल करने हैं इसमें। कम से कम मैं आपको 50-60 सम्स करवाऊंगा, तब जाकर आप 6 से 7 मार्क्स एक चैप्टर का कवर अप कर पाओगे बोर्ड के एग्जाम में। समझ में आ रहा है, 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक चैप्टर से अगर आता है तो उसमें इतना सारे क्वेश्चन करने के बाद आप कवर अप कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो देखते रहें। आपको अगर कोई जरूरत पड़े तो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जुड़ जाएं, जो भी डाउट होगा आपको क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहें और अभ्यास सफलता से जुड़े रहें। ठीक है भाई।